या आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, जॉर्ज इलियट का एक नावल है जिसका नाम मिडिल मार्च है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट नावल है और हिस्टोरिकल नावल का एग्जाम्पल है। तो मिडिल मार्च यूपीएचईएससी के सिलेबस में, हायर एजुकेशन के सिलेबस में है। उसके कैरेक्टर्स क्या है, थीम क्या है, सेटिंग क्या है, उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। आई थिंक इट्स विजिबल। रमा Yes, विजिबल है? it's visible. Sir, it is या visible. तो ओके ओके। तो इस क्लास में हम लोग जो बात करें, किसको लेकर के बात कर रहे हैं, मिडिल मार्च को। ये नावल है, किसका नावल है, जॉर्ज इलियट का। और जॉर्ज इलियट जिस नाम से लिखती थी, उनका नाम तो रियल में क्या था, मेरी एन इवेंट्स। उनका रियल नेम क्या था, मेरी एन इवेंट्स। ये भी ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो जॉर्ज इलियट का जो रियल नेम है वो क्या है, मेरी एनी इवेंस रहा है। हु रोट एज जॉर्ज इलियट, जिन्होंने किसके नाम से लिखा है, जॉर्ज इलियट के नाम से लिखा है। और मेरी एन इवेंस। तो यू फाइंड दीज 3 पॉइंट। सबसे पहला कि मिडिल मार्च आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, यह एक प्रोविंशियल लाइफ का स्टडी है। प्रोविंशियल लाइफ से क्या इंडिकेट करता है, एक क्षेत्रीय जीवन को लेकर के बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे किसी ऐसे इशू को प्रेजेंट करता है, that issue is a national issue या any issue that's a इंटरनेशनल इश्यूज को लेके इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, यह एक पार्टिकुलर रीजन को लेकर के, वहाँ की रहने वाले जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि मिडिल मार्च आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। हु इज द ऑथर ऑफ दिस नावल, मेरी एनी इवेंस है। मेरी एनी इवेंस के नाम से लिखती थी। मेरी एनी इवेंस रियल नेम है, जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती हैं। ये नावल जो है पहली बार कब आता है, 1871 और 72 में, दो टुकड़ों में आता है। फाइनली 1872 में आता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि 2 और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से, कि मिडिल मार्च है, इसकी आथर का क्या नाम है, मेरी एन इवेंस है। मेरी एन इवेंस किस नाम से लिखती थी, जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। और ये जो है कितने इंस्टॉलमेंट में आया, 8 इंस्टॉलमेंट में, 8 टुकड़ों में आया है। 1871 और 72 में जाके कंप्लीट होता है। इसकी सेटिंग कहाँ पर है, मिडिल मार्च में। सेटिंग जो है मिडिल मार्च है। मिडिल मार्च एक जगह का नाम है और कैसा है, अ फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन। या फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है इमेजिनेटिव। फिक्शनल मीन्स इमेजिनेटिव। सेट इन मिडिल मार्च, कहाँ पे सेट है, मिडिल मार्च में सेट है। और यह जो मिडिल मार्च में सेट है, यह क्या है, एक फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन है। फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन का मतलब क्या है, यह एक अपने में इमेजिनेटिव इंग्लिश मिडलैंड टाउन है। और 1829 से लेकर 1832 तक के बीच में इस पे देखने को मिलेगा। तो मिडिल मार्च इज अ नॉवेल, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। इट्स अ नॉवेल ऑफ मेरी एनी इवेंस, यह मेरी एनी इवेंस का नॉवेल है जो जॉर्ज एलियट के नाम से लिखती थी। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 8 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट में आया था। 1871 और 72 में जो है के बीच में आया है। और कहाँ भी इसकी सेटिंग है, मिडिल मार्च में इसकी सेटिंग है। अ फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन, जो कि एक फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन 1829 से 1832 के बीच में। इट फॉलोज डिस्टिंक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद मेनी कैरेक्टर्स। इसमें क्या किया गया है कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और विद मेनी कैरेक्टर्स से उन चीजों को रखा गया। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जिन जिन मुद्दों को लेकर के बात की गई वो इंटरेस्टिंग है। इसमें इश्यूज कौन कौन सा लाया गया है, इश्यूज इंक्लूडेड द स्टेटस ऑफ वुमेन। एक पॉइंट है, स्टेटस ऑफ वुमेन एक पॉइंट है जहां पे इसमें बात की गई है। द नेचर ऑफ मैरिज, उस समय जो मैरिज होती थी उसका क्या नेचर है, उसको लेकर के बात की गई है। तो यू फाइंड दिस हियर, व्हाट यू फाइंड हियर, कि इसमें जिन मुद्दों को लेकर के बात की गई है वे कौन कौन से मुद्दे थे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद मेनी कैरेक्टर्स, इश्यूज इंक्लूड द स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, द नेचर ऑफ मैरिज, आइडियलिज्म,
सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड एडुकेशन। ये समझिए कि 7-8 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको इसमें रखा गया है और इसको लेकर के काफी डिटेल में बात की गई है। So the novel is an example of what? The novel is an example of historical novel settled down at a particular place, that's the what, a provincial area, that's the fictional और इमेजिनेटिव लैंड, वहां को लेकर के बात की गई है। लेकिन इसमें उस समय के कंटेम्प्रेरी मुद्दों को भी रखा गया है। कौन कौन से कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं? स्टेटस ऑफ वुमेन, द नेचर ऑफ मैरिज, आइडियलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड एडुकेशन। Despite comic elements, Middlemarch uses realism to encompass historical events। करें कि डिस्पाइट कॉमिक एलिमेंट्स के अलावा मिडिल मार्च यूजेस रियलिज्म, जो मिडिल मार्च है उसमें किस चीज का यूज किया गया? रियलिज्म का यूज किया गया। जो वास्तव में घटित हुआ है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ हिस्टोरिकल इवेंट को रखा गया। हिस्टोरिकल इवेंट को रखने की वजह से ही यह हिस्टोरिकल नॉवेल बनता है। अब आप ये समझिए कि मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम लिया है और भी मुझे बातें इस पे करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं अगर बात ना कर पाऊँ तो आपको मैं शीट और आगे भी बना के भेजूँ इस पे, क्योंकि नॉवेल एक बड़ा है। तो यू फाइंड व्हाट कि उस समय के जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहे हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन, द नेचर ऑफ मैरिज, आइडियलिज्म को लेकर, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, हिपोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर, एडुकेशन को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर बात की गई है। कॉमिक एलिमेंट्स के अलावा इसमें रियलिज्म का यूज किया गया है। जो वास्तविक जो घटनाएं थी उस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया गया है। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट भी है और सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा है? 1832 का रिफॉर्म बिल। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडिल मार्च में किस रिफॉर्म बिल का जिक्र किया गया? 1832 ईस्वी का रिफॉर्म बिल। यह जो रिफॉर्म बिल था फर्स्ट रिफॉर्म बिल था और यह रिफॉर्म बिल विक्टोरियन एज में आता है और उसमें उस रिफॉर्म बिल का भी जिक्र किया गया है। अर्ली रेलवेज का जिक्र किया गया, जब उस समय रेलवे पहली बार आती है वहां पर इंग्लैंड में, उसका जिक्र किया गया है। एंड द एसेशन ऑफ किंग विलियम फिफ्थ फोर्थ, और कैसे किंग विलियम फोर्थ जो है गद्दी संभालते हैं उसका भी जिक्र किया गया है। तो इसी वजह से तो ये हिस्टोरिकल नॉवेल बनता है कि इसमें किंग विलियम फोर्थ की कैसे वो गद्दी पर आते हैं, द फर्स्ट रिफॉर्म बिल का जो जिक्र किया गया, रेलवे का आना। तो ऐसा लगता है कुछ हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं उसको भी नॉवेल में जगह दी गई है। इसके अलावा इट लुक्स एट मेडिसिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह मेडिसिन को लेकर के बात करती है। उस समय का जो पैथोलॉजी था, मतलब जो भी मेडिसिन थी और आप कह सकते हैं मेडिकल के फील्ड में क्या नया एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी मेडिसिन को लेकर या मेडिकल के फील्ड में, लोगों का क्या रिएक्शन था, लोग किस चीज को ले रहे थे, उस पार्टिकुलर चीज को भी जिक्र किया गया। तो इट लुक्स एट मेडिसिन ऑफ टाइम and reactionary views in a settled community facing unwelcome change। और यह जो है उन सब लोगों के उस चीज को भी बताता है जो अनवेलकम चेंज, जो बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उनके भी नेचर को बताता है। तो आप देखेंगे कि ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज पूरा उसकी थीम को बता दे रहा है कि इसमें क्या क्या थीम है, रिफॉर्म बिल को लेकर के है, उस समय जो मेडिसिन में जो कुछ खोज हुआ था या मेडिसिन को लेकर लोगों का रिएक्शन क्या था, व्यूज क्या थे। कुछ ऐसे लोग थे जो अनवेलकम चेंज को, जो चेंज थे उसको अनवेलकमिंग कर रहे थे, उसको तैयार नहीं थे, उसको लेकर के 1832 का रिफॉर्म एक्ट भी आया था। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे कि इश्यूज इंक्लूड द स्टेटस ऑफ वुमेन,
द नेचर ऑफ मैरिज को लेकर के, आइडियलिज्म को लेकर, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, हिपोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर, एडुकेशन को लेकर, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, रियलिज्म को लेकर के आप पाते हैं। तो यू फाइंड दिस पॉइंट्स एंड यू कम टू नो कि यार रियली में एक कितना सारा चीज था, एक नावल, लेकिन उस एक नावल में क्या क्या चीजें रही है। तो चूंकि इंदु मैडम ने अभी ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हम लोग जिस नावल को ले रहे हैं वो मिडिल मार्च है, और इसका पूरा स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ रखा गया। प्रोविंशियल लाइफ का मतलब एक पार्टिकुलर रीजन में उसका सेटिंग है और वहाँ की लाइफ को लेकर दिखाया गया, जैसे कि रीजनल नॉवेल की खासियत होती है। इसकी राइटर कौन है? मेरी एंड इवेंस है, और वो किस नाम से लिखती थी? जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। किस एज की है? विक्टोरियन एज की है। और विक्टोरियन एज में अगर आप नावल में देखेंगे तो यह एक बड़ा नाम है। इसके अलावा जो है चार्ल्स डिकेंस और हार्डी, दो बड़े नाम और भी रहे हैं जो सिलेबस में जिनको हमें पढ़ना है। तो हम लोग आज जो बात करें वो विक्टोरियन नॉवलिस्ट को लेकर के बात करें, मेरी एन इवेंस, जो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। पहली बार यह जो नावल है 8 इंस्टॉलमेंट में आया हुआ, 8 छोटे छोटे सीरीज में, टुकड़ों में आया है, और 1871 और 72 में जाकर के कंप्लीट होता है। ये जो नावल है इसका सेटिंग कहाँ पर है? मिडिल मार्च में है, या फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड है। फिक्शनल मतलब काल्पनिक, एक कल्पना की गई है मिडिल मार्च एक ऐसी जगह हो सकती है। और वह जो फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड है, यह टाउन एरिया है, ना कि जो है रूरल एरिया, ना कि सिटी एरिया, टाउन एरिया है। और उस टाउन एरिया में 1829 से लेकर 32 तक में जो बदलाव देखे गए हैं, उन्हीं बदलावों को लेकर के यह सब्जेक्ट मैटर तैयार किया गया है और उसमें रखा गया है। तो फ्रॉम 1829 टू 1830 यू फाइंड या यू गो विद दीज थिंग्स। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो नावल है, इस नावल में जितने सब्जेक्ट मैटर हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? इश्यूज इंक्लूड द स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर के, स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर के बात की गई है। नेचर ऑफ मैरिज को लेकर के बात की गई है। आइडियलिज्म को लेकर के बात की गई, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर बात की गई, रिलीजन को लेकर के बात की गई है, हिपोक्रेसी को लेकर के बात की गई, पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर बात की गई, एजुकेशन को लेकर बात की गई है। इसमें कॉमिक एलिमेंट के साथ साथ रियलिज्म का यूज किया गया है। इसके अंतर्गत जो है हिस्टोरिकल नॉवेल का भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। फर्स्ट रिफॉर्म बिल को लेकर के जिक्र किया गया है, रेलवे का जिक्र किया गया है, किंग विलियम फिफ्थ फोर्थ का सिंहासन पर पहुंचने का जिक्र किया गया, उस समय मेडिकल के फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं, लोगों के क्या रिस्पॉन्स है, उसको लेकर के जिक्र किया गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनवेलकम, मतलब चेंज को अनवेलकमिंग कर रहे थे, दे वर नॉट रेडी टू वेलकम इट। फिर मैंने लिया है कि इस नावल की थीम क्या है? आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। पहली बात तो इसमें क्षेत्रीय लाइफ को का जिक्र किया गया है। द वीमेन क्वेश्चन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यू वीमेन का कॉन्सेप्ट आ रहा था। वीमेन का क्वेश्चन किया गया कि वीमेन के क्या राइट्स हैं, और सोसाइटी जो है वो कितना उनको रूम दे रही, कितना स्पेस दे रही है। और साथ ही साथ इसको लेकर के जिक्र किया गया कि क्या रियली में वीमेन को जो है किसी तरह की स्पेस या इस तरह की चीजें दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा क्या बात की गई? मैरिज को लेकर के बात की गई। मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के रूप में इसमें आता है। अभी जब मैं कैरेक्टर डिस्कस करूंगा तो आपको खुद लगेगा कि बहुत सक्सेसफुल मैरिड लाइफ नहीं दिखाई गई, यह भी एक पॉइंट है। तो स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, द वुमेन क्वेश्चन, मैरिज, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको लेकर के डिस्कस किया गया है। नाउ रमा जी आप हैं, अमित भाई हैं, इंदु मैडम है, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आगे चलूँ? सर सर ये जहाँ पे मेडिसिन ऑफ टाइम लिखा है, इट लुक्स एट मेडिसिन ऑफ टाइम एंड हाँ। ये वर्ड क्या है, इसको कैसे एंड प्रोनाउंस? एंड 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 रिएक्शनरी व्यूज, आर ई रिएक्शनरी। एस, या एंड रिएक्शनरी व्यूज, और लोगों का रिएक्शन क्या था उस समय का इन अ सेटल कम्युनिटी फेसिंग अनवेलकम से। मैं इरेज कर दूं क्या ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ताकि पढ़ने में आसानी नहीं हो जाए? है सर, सर दिख रहा है अच्छा, सर। कोई मेडिसिन ऑफ टाइम से क्या मतलब है सर? मेडिसिन ऑफ टाइम का मतलब उस समय मेडिकल के फील्ड में जो चेंजेस हो रहे थे, जो बदलाव हो रहे थे, उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया। इट लुक्स एट मेडिसिन ऑफ टाइम। ओके सर, ओके सर।
थैंक आगे चलूँ मैं? हुँ, मुझे लगता है मैं आगे चलूँगा फिर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसका मैंने बताया कि यह एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो है जिस एक्शन को लिया गया है यह सितंबर 1829 से मई 1832 का जो हिस्टोरिकली जो बदलाव हुआ है, जो चेंजेस आए हुए हैं, या उसको लेकर के भी वो करता है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। द एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सितंबर 1829 एंड मई 1832। दिस इज द पॉइंट। नाउ अब हम लोग कैरेक्टर्स को लेकर के बात करें, क्योंकि कैरेक्टर से ही आपको थीम भी समझ में आ जाएगा, कैरेक्टर से ही आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डोरोदी ब्रूक। जो डोरोदी ब्रूक है, एन इंटेलिजेंट वेल्दी वुमेन, यह एक इंटेलिजेंट वेल्दी वुमेन है विद ग्रेट एस्पिरेशन, जिसके अंदर काफी आकांक्षा है। शी मैरीज द एल्डरली रेवरेंड एडवर्ड काजाउल काजाउबाम। उसकी शादी किससे होती है? रेवरेंड एडवर्ड, REVEREND, एडवर्ड EDWARD काजाउबन, CASAUBON, काजाबन। तो उसकी जो शादी होती है किससे हुई है? रेवरेंड एडवर्ड काजाबन से हुई है, विद द आइडियलिस्टिक आइडिया ऑफ हेल्पिंग हिम। और इस विचार के साथ वो उससे शादी करती है कि वह उसकी हेल्प करेगी। किसमें करेगी? इन हिज रिसर्च। किसका कौन रिसर्च कर रहा है? रेवरेंड एडवर्ड काजाबॉन रिसर्च कर रहे हैं। और वह जो है शादी डोरोथी ब्रूक इसलिए उनसे करती है कि वह जो है एक रिसर्चर है और उनका अपना एक वर्क चल रहा है, और वो जो है उनकी हेल्प करेगी। इस आइडियलिज्म के साथ या इस विचार के साथ डोरोथी ब्रूक मैरीड whom मैरीड रेवरेंड एडवर्ड काजाउबान। तो यू फाइंड टू कैरेक्टर्स। पहला तो डोरोथी ब्रूक है, दूसरा कौन कैरेक्टर है? रेवरेंड एडवर्ड काजाउबान। दोनों अब हस्बैंड वाइफ है। जो डोरोथी ब्रूक है वह इंटेलिजेंट वेल्दी वुमेन, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इंटेलिजेंट है, वेल्दी वुमेन है, बड़े घराने से है, लेकिन काफी उसकी आकांक्षा भी है। और शी वॉज इन लव विद अदर, या देयर वॉज अनदर पर्सन, he was liking this woman, but this woman did not marry with that man. She married with this man. वो जो है शादी करती इस आदमी के साथ। उसके बाद क्या है कि आप ये देखते हैं कि विद द आइडियलिस्टिक आइडिया ऑफ हेल्पिंग इन हिज रिसर्च। और जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जो किताब आई है उस किताब का क्या नाम है? द की टू ऑल माइथोलॉजीज। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आता है कि नॉवेल में रिसर्च कौन करता है, तो रेवरेंड एडवर्ड काजाउबाम रिसर्च करते हैं, और उनके रिसर्च का जो टॉपिक है वो क्या है? द की टू ऑल माइथोलॉजी। ये उनके रिसर्च का टॉपिक है। उनसे शादी कौन करती है? डोरोथी ब्रूक। और क्या उसकी उम्मीद है? उसकी उम्मीद यही है कि वह रिसर्च वर्क में इनकी हेल्प करेगी। और वह कैसी वुमेन है? इंटेलिजेंट और वेल्दी वुमेन है। However, द मैरिज वॉज अ मिस्टेक। लेकिन अगर देखा जाए तो यह मैरिज अपने में एक गलती सिद्ध होती है। एज काजाबॉन फेल्स टू टेक हर सीरियसली, क्योंकि काजाबान उसको सीरियसली नहीं लेता, काजाबान अपनी वाइफ को सीरियसली नहीं लेता है। तो अभी मैंने बताया था मैरिज भी इसमें एक थीम है, और ये देखा गया है कि मैरिज उस समय की बहुत सक्सेसफुल नहीं रही है। तो एक पहला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कौन सा एग्जाम्पल? डोरोथी ब्रूक का, और किसका? काजाबॉन, रेवरेंड एडवर्ड काजाबान का। तो काजाबान जो है शादी के बाद उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता है, एंड रिसेंट्स हर यूथ इंथुसिज्म एंड एनर्जी। और वह उसको उसके जो है पहले की जो लाइफ रहती है उधर उसको भेज देता है। रिसेंट्स हर यूथ इंथुसिज्म एंड एनर्जी। हर रिक्वेस्ट, जब वो रिक्वेस्ट करती है टू असिस्ट हिम, कि वह उसकी सहायता करना चाहती है, मेक इट हार्डर फॉर हिम, तो यह उसके लिए ज्यादा हार्डर हो जाता है। किसके लिए? उसके हस्बैंड के लिए, रेवरेंड एडवर्ड काजाबाम। जब डोरोथी ब्रूक अपने हस्बैंड से कहती है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो यह चीज उसको अच्छी नहीं लगती उसके हस्बैंड को। एंड हियर यू फाइंड दैट फॉर हिम टू कंसील, व्हाट कंसील? फॉर हिम टू कंसील दैट हिज रिसर्च इज। और ये पता चलता है कि उसका जो रिसर्च है
या तो जो है 1 साल पहले से ही आउट हो चुका है। अब रियलिटी पता चलती है कि जो वो रिसर्च का काम कर रहा था, वह केवल झूठ बोल रहा था और वह 1 साल पहले का ही पहले से ही आउटडेटेड हो चुका है, चूँकि उसको जर्मन पढ़ना नहीं आता है और जो रिसर्च उसका था उसी से रिलेटेड था। तो एक पॉइंट ये नज़र आता है कि उसका हस्बैंड भी एक तरह से झूठ बोल रहा था। Faced with Casablanca's coldness in their honeymoon, Dorothy becomes या और अगर आप देखेंगे कि जब वे लोग हनीमून पे गए रहते हैं, तो जो काज़ाबॉन है वह बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, तो डोरोथी बिकम्स फ्रेंड विद हिज रिलेटिव विल लेडीज लॉ और वहीं पर डोरोथी किसकी दोस्त बन जाती है? विल लेडीज लॉ की दोस्त बन जाती है। विल लेडीज लॉ उसका उसका एक रिलेटिव रहता है। सम ईयर्स आफ्टर काज़ाबॉन से डेथ, जैसे ही काज़ाबॉन इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, शी फॉल्स इन लव विद विल एंड मैरीज हिम। तुरंत वह शादी किससे कर लेती है? विल से शादी कर लेती है। तो डोरोथी ब्रूक की जो मैरिज थी यह सफल नहीं थी। किसके साथ सफल नहीं? रिवरेंड एडवर्ड काज़ाबॉन के साथ, जो कि एक रिसर्चर थे। उनके टॉपिक का नाम था द की टू ऑल माइथोलॉजीज और यू विल कम टू नो। उसके बाद में वो शादी किससे कर लेती है? विल लेडीज लॉ। तो जो थीम था शादी का वह एक यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टर्टियस लिडगेट, एन आइडियलिस्टिक टैलेंटेड बट नेव यंग डॉक्टर। वो कौन सी डॉक्टर है? यंग डॉक्टर है, टैलेंटेड भी है, यंग डॉक्टर भी है। इज रिलेटिवली पुअर, लेकिन वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, बट ऑफ गुड बर्थ, लेकिन उसका जन्म एक अच्छे संस्कार वाले परिवार में हुआ है। ही होप्स टू मेक अ गुड एडवांस इन मेडिसिन, वह सोचती है कि वह मेडिसिन के फील्ड में अच्छा काम करेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो थीम मेडिसिन का दिखाया गया है या मेडिकल का जो भी दिखाया गया है, वो किस कैरेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है? तो टर्टियस लिडगेट के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। और उधर जो रिसर्च वाला काम जो दिखाया गया है, वो किसके माध्यम से प्रेजेंट किया गया है? रेवरेंड एडवर्ड काज़ाबॉन। मैरिज का जो थीम है वो डोरोथी ब्रूक और एडवर्ड काज़ाबॉन के साथ प्रेजेंट किया गया है। दूसरी तरफ टर्टियस लिडगेट क्या है? ये एक डॉक्टर है जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन सांस्कारिक है और वह उसकी इच्छा है कि वह मेडिसिन की फील्ड में कुछ अच्छा करे। थ्रू हिज रिसर्च बट टर्टियस लिडगेट बट ends up in an unhappy marriage with रोजामंड विंजी। और उसकी जो शादी होती है, इसकी भी शादी टर्टियस लिडगेट की शादी किसके साथ हुई है? रोजामंड विंजी के साथ हुई है। और जब रोजामंड विंजी के साथ इसकी शादी होती थी, यह भी अनहैप्पी मैरिज सिद्ध हुआ है, यह भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दो थीम मिला और दोनों थीम में और दो थीम कौन कौन से मिला? अनहैप्पी मैरिज और मेडिकल के फील्ड में इस टर्टियस लिडगेट की इच्छा करने की। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज जॉन रैफलेस, अ ह्यूमरस स्काउंड्रल। यह एक बदमाश किस्म का कैरेक्टर है। द ट्रेडिशन ऑफ सर जॉन फाल्स्टैफ, और किस कैटेगरी में आता है? जो सर जॉन फाल्स्टैफ जो एक कैरेक्टर थे उस कैटेगरी में होता है, और यह एल्कोहलिक है, शराब का सेवन करता है। तो जॉन राफेल्स क्या है? एक तरह का अगर देखा जाए तो यह स्काउंड्रल और कॉमिक कैरेक्टर है, ह्यूमरस स्काउंड्रल। और किस कैटेगरी में आता है? इन द ट्रेडिशन ऑफ सर जॉन फाल्स्टैफ की कैटेगरी में आता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिवरेंड एडवर्ड काउजाबॉन। अभी बताया ही गया था किसके हस्बैंड थे? डोरोथी के हस्बैंड थे। अब पीडेंटिक, काफी विद्वान है, सेल्फिश है, एल्डरली क्लर्जी मैन, और ये क्या है? क्लर्जी मैन है। इज सो टेकन अप विद हिज स्कॉलरली रिसर्च, इनको अपने रिसर्च की बहुत चिंता है। दैट हिज मैरिज टू डोरोथी इज लवलेस, लेकिन इनकी जो शादी डोरोथी के साथ होती है वह लवलेस है, उसमें कोई प्यार नहीं है। इस कैरेक्टर को तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसलिए इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं रहा। रेवरेंड एडवर्ड काज़ाबॉन जो रिसर्चर है, क्लर्जी मैन है, और इनकी शादी डोरोथी के साथ होती है, और वह जो शादी क्या है? लवलेस है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेरी गार्ड, द प्लेन एंड काइंड डॉटर ऑफ कैलेब एंड सुजान। किसकी डॉटर है? द प्लेन एंड काइंड डॉटर ऑफ कैलेब, कैलेब और सुजान की बेटी है। कैलेब एंड सुजान गार्ड सर्व्स एज मिस्टर फीदर स्टोन्स नर्स, जो मिस्टर फीदर स्टोन्स की नर्स के रूप में काम करती है। तो मेरी गार्थ जो है
मिस्टर फीदर स्टोन्स की नर्स के रूप में काम करती है। शी एंड फ्राइड, वह और फ्राइड विंजी वर चाइल्डहुड स्वीट। तो ये किसकी स्वीट हार्ट रही? फ्राइड विंजी की। शी एंड फ्राइड विंजी वर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। तो इससे रिलेटेड दो पॉइंट है कि मेरी गार्थ जो है वो क्या है, डॉटर है कैलेब की और सुजान की। और वो जो है क्या करती है कि एक नर्स के रूप में सेवा करती किसके यहाँ? मिस्टर फीदर स्टोन के यहाँ। लेकिन उनका अफेयर किसके साथ है? फ्राइड विंजी के साथ है, और ये चाइल्डहुड से ही ऐसा चल रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर्थर ब्रूक, अंकल ऑफ डोरोदी सीलिया। ये किसके अंकल है? डोरोदी सीलिया के अंकल है। डोरोदी सीलिया ब्रूक के अंकल है। हैज अ रिप्यूटेशन एज द वर्स्ट लैंडलॉर्ड, और उनका अपना एक ये है कि वो सबसे बुरे लैंडलॉर्ड है इन द कंट्री, उस गांव में। बट स्टैंड फॉर पार्लियामेंट, लेकिन जब भी वो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो रिफॉर्म बिल की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट मैटर रिफॉर्म बिल आया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि पार्लियामेंट में रिफॉर्म बिल को कौन सा कैरेक्टर सपोर्ट करता है? आर्थर ब्रूक, जो किसके अंकल है? डोरोजी सीलिया के अंकल है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया ब्रूक, डोरोजीज यंगर सिस्टर। सीलिया ब्रूक जो है डोरोजी की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। शी इज ओनली टू हैप्पी टू मैरी सर जेम्स चेटम, और उसकी शादी सर जेम्स चेटम से होती है, वो उनके साथ खुद खुश है। व्हेन डोरोथी रिजेक्ट्स हिम, डोरोथी ने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था। किसको? सर जेम्स चेटम को। सर जेम्स चेटम वाज इन लव विद डोरोथी सीलिया, बट डोरोथी सीलिया ब्रूक रिजेक्टेड हर। उसके रिजेक्शन के बाद सीलिया ब्रूक ने उससे शादी कर ली थी, उसकी छोटी बहन ने। So you find these characters. Celia Brooke, younger sister of Dorothy Brooke. Now the next character is Sir James Chatham, a neighboring landowner या neighboring landowner है। He is in love with Dorothy, वो डोरोजी के साथ लव में थे। and helps him with her plans to improve condition for the tenants, और वो उनकी सहायता करते थे काश्तकारों की हालत को कैसे सुधारा जाए। when she marries काजाबान, जब डोरोजी काजाबान से शादी कर लेती। काजाबान याद होगा ना, रिसर्चर जो क्लर्जीमैन था, रिवरेंड एडवर्ड काजाबान, इस पेज का सबसे पहला कैरेक्टर। तो डोरोदी जब काजाबान से शादी कर लेती है तो ही मैरीज सीलिया ब्रूक। ही का मतलब सर जेम्स चेटम सीलिया ब्रूक से शादी कर लेता। सीलिया ब्रूक कौन है? डोरोदी की छोटी बहन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोजामंड विंजी, जो रोजामंड विंजी है वेन ब्यूटीफुल एंड शैलो, रोजामंड हैज हाई ओपिनियन। रोजामंड विंजी का एक अपना अलग ओपिनियन है ऑफ हर ओन चार्म, उसको लगता है वो बहुत खूबसूरत है। मैरी टर्टियस लिटगेट, इसकी शादी किसके साथ होती है? टर्टियस लिटगेट के साथ। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि जो टर्टियस लिटगेट है, अगर आप देखिए दूसरा कैरेक्टर, टर्टियस लिटगेट क्या था? ये एक डॉक्टर है जो कि यह कहता है कि मैं मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारा सुधार करना चाहता हूँ। तो टर्टियस लिटगेट की शादी किसके साथ हुई है? रोजामंड विंजी के साथ हुई है, टर्टियस लिटगेट। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्राइड विंजी, रोजामंड्स ब्रदर। ये जो रोजामंड का भाई है। लव्ड मेरी गार्थ, जो मेरी गार्थ को लव करता है। विल लेडीज लो, नेक्स्ट कैरेक्टर विल लेडीज लो है, यंग कजिन ऑफ मिस्टर काजाबॉन हैज नो प्रॉपर्टी। यह मिस्टर काजाबॉन के यंग कजिन है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हम्फ्री कार्डवालाडर एंड एलिनार कार्डवालाडर, नेबर ऑफ द ब्रूक्स, ये ब्रूक्स के नेबर। एक कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वाल्टर विंजी एंड लूजी विंजी, अ रिस्पेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग कपल। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कपल है, ये भी कैरेक्टर कोई बहुत ऐसा नहीं है। गैलेब गार्थ, मेरी गार्थ फादर। गैलेब गार्थ क्या है? मेरी गार्थ फादर है। जोशुआ रेक फीदर स्टोन इलिजिटिमेट सन। सो यू कम टू नो कि ये कैरेक्टर है। मैं इसमें कुछ और ऐड करके कैरेक्टर्स में मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा। तो यू फाइंड दीज थिंग, और आपको पता चली गया कि कैसे कैरेक्टर को पढ़ने से आपको मेडिसिन का कौन सा कैरेक्टर कौन जा रहा है लिटगेट से, और अनसक्सेसफुल मैरिज कहाँ कहाँ देखने को मिले उसका थीम, प्रोविंशियल लाइफ का थीम, रिफॉर्म बिल को कौन प्रेजेंट करता। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, केवल इस कैरेक्टर को स्टडी करने से आपको मिल गया। जस्ट
तो यू फाइंड अब ना वो अ, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कुछ से